एक दिन पेपो आए और बताया कि हमारी ताया की बेटी बीनिश को तलाक हो गई है। ये सुनकर हम सभी को सदमा हुआ, खास तौर पर भाई शम्स तो सख्ते में आ गए। बीनिश की शादी को एक हफ्ता ही तो गुजरा था, तभी मलाल के साथ हैरत भी थी। जिस लड़के से शादी हुई थी वो खूबरू खुशहाल था, घराना भी शरीफ था, फिर ऐसा क्यों कर हो गया? मैंने कुछ देर तो जब्त किया। जब दिल बहुत परेशान हुआ, हिम्मत करके वालिदा से पूछ ही लिया, अम्मी क्या मैं पेपो के हमरा बीनिश के घर चली जाऊं? कोई ज़रूरत नहीं, क्या मालूम करने जाओगी? जो मामला होगा जल्द बदेर पता चल ही जाएगा। ये ठीक नहीं हुआ। शम्स भैया बोले, बना ना रह सकी। अच्छा ही हुआ, हमें रिश्ता नहीं दिया तो खुदा ने इसको भी उजाड़ दिया। बेटे के सवाल के जवाब में उम्मी ने ऐसा बेतिका और गलत जवाब दिया कि हम सब दम बखुद रह गए। अल्लाह पाक का काम जूड़े बनाना है। घर उजाड़ना तो इंसान के गलत फैसलों की वजह से है, बासे होता है। पेपो चुप न रह सकी। भाभी जान, बड़े भाई साहब ने कब इनकार किया था? आप ही ने जहेज की खातिर बनती बात को बिगाड़ दिया था, वरना बीनिश तो शम्स की बचपन से मंगेतर थी। हाँ उम्मी, आपको क्या पता जिस बंधन को लालच में आकर अपने पुल भर में तोड़ डाला था, इसका कितना दुख हम दोनों को हुआ था। शम्स भाई के मुंह से ये बात बेसाख्ता ऐसे निकल गई कि अम्मा गुस्से से सुर्ख हो गई और भैया को मुखातिब कर कहा, चुप गुस्ताख, शादीशुदा होकर अपनी मंगेतर का मातम ले बैठा है। बीवी तो पहले ही रूठ कर मैके बैठी हुई है, ऊपर से तेरी ये बातें उसके कानों तक पहुंच गई तो तेरा घर भी उजड़ जाएगा। वो तो उजड़ेगा ही। अपने बेगुनाह बीनिश की बददुआएं जो समेटी हैं, जहेज के लालच में बड़े घर की बहू बया कर लाई थी। अब कहाँ है वो जहेज? सारा सामान उठाकर वो तो पहले दिन अलग हो गई। आपको क्या मिला अपने से ज्यादा हैसियत वालों में बेटा बया की? अम्मा गुस्से से उठकर ये कहती हुई कमरे के अंदर चली गई कि रहने दे, बड़ा आया ताया की तरफदारी करने वाला। मैंने कह दिया है, खबरदार जो उनके घर गया। अम्मी का ये जुमला अब्बा जान ने सुन लिया, जो इसी वक्त घर लौटे थे। आते ही उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम ज़रूर ताया अब्बा के घर जाओ और जाकर मालूम करो कि क्यों हमारी बीनिश के साथ ऐसा वाक़या हुआ है। ताया और ताई की दिलजुई करना, अपनी माँ की बातों पर न जाना, इन बेचारों पर बड़ा हादसा गुजरा है। तुम्हारे ताया अबू मुझसे तो खफा हैं, मगर तुमसे नहीं। इसलिए तुम और अगर शम्स जाना चाहे तो इसको भी साथ लेकर जाना। अब्बा की हिदायत पर मैं पेपो के हमरा ताया अब्बा के घर चली गई, मगर वालिदा ने शम्स भाई को न जाने दिया। उन्होंने कहा भी कि उम्मी जो होना था हो गया। ताया हमारे दुश्मन तो नहीं जो हम उनकी गम गुसरी ना करें। अब्बा बोले, बेटा माँ की बातों पर न जाओ, इन बेचारों पर बड़ा सानिहा हुआ है। जी अब्बा जान, किसी वक्त में भी जाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि ताया अबू अब से खफा नहीं होंगे। ताया के घर में कदम रखते ही मुझको एहसास हो गया कि फिजा सुगवार है और कोई ऐसा वाक़या हो चुका है जिसने इस मकान के हर मकीन के दिल पर चुप की मुहरें सब्त कर दी। मैं सीधी ताई उम्मी के पास चली गई। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बैठो बेटी, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? तब मैंने डरते डरते उनसे पूछा, क्या ये सच है कि उन्होंने बीनिश को? मेरी बात पूरी होने से पहले ही बीनिश सामने आ गई और बोली, आपी मुझसे से पूछे कि क्या हुआ है। फिर वो बताने लगी, मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाया करती थी, वहाँ एक लड़का मोटर बाइक पर हर रोज़ हमारे पीछे आया करता था। खालिदा, मेरी दोस्त का घर रास्ते में पड़ता था,
तभी हम दोनों इकट्ठी कॉलेज से निकलती थी। हमें बहुत गुस्सा आता था जब हम इस लड़के को अपने पीछे आते देखती थी। मैं बुर्का ओढ़ती थी जबकि खालिदा बगैर बुर्का होती थी। इस लड़के का नाम हमें मालूम नहीं था। खालिदा ने इसका लक़ब आवारा गर्द रख दिया था। जब वो पलट कर देखती तो कहती, बीनिश तेज चुल्लू, वो कम वक्त फिर आ रहा है। वो आवारा दरअसल खालिदा के पीछे आता था क्योंकि इसकी तवज्जो मेरी सहेली ही की तरफ रहती थी। वो इसी पर ज़्यादातर फिक्र करता था। अगर वो काली चादर ओढ़े होती तो कहता, काले बादलों में चांद छुपा हुआ है। अगर उसके कपड़े सफ़ेद होते तो कहता, हूरों का लिबास पहना हुआ है, कहीं तुम हूर तो नहीं हो। गरज वो हर तरह से हमें जिच करने की कोशिश करता। वो अच्छे किरदार का नहीं था क्योंकि बहुत वाहियात गाने अपनी पॉकेट टेप रिकॉर्ड में लगाए रखता था, मगर हम इस तरह जाहिर करते जैसे हम इसका कोई नोटिस नहीं लेती। एक दिन इसने हद कर दी। मोटरसाइकिल खालिदा के करीब रोक कर इसको लिफ्ट कर पेशकश की और जब वो पीछे हटी तो इसके बहुत करीब मोटरसाइकिल लाने लगा। वो घबरा गई और उसके हाथ से किताबें गिर गई। वो दौड़कर मेरे पीछे छप गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खींचकर चप्पल इस आवारा के सर पर जड़ दी। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, इधर उधर से लोग जमा होने लगे। अपनी पिटाई के डर से वो भाग खड़ा हुआ, मगर जाते जाते उसने झपट कर मेरा पर्स छीन लिया और ये जा वो जा। मुझे पर्स का कोई दुख नहीं था क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। तालिब इल्मी के ज़माने में पर्स में 2-4 रुपए ही होते हैं या पेंसिल वगैरह। अलबत्ता इसमें मेरा शनाख्ती कार्ड था जिस पर मेरा नाम और घर का पता लिखा हुआ था। बस इसी का मुझको धड़का था। इस हादसे के बाद वो दोबारा हमें दिखाई नहीं दिया तो हमने समझ लिया कि वो डर गया है, अब हमको तंग करने ना आएगा। फाइनल ईयर के पेपर ख़त्म हुए तो मैं घर बैठ गई। इन दिनों यूं भी शम्स से रिश्ता टूट जाने पर मगमूम रहने लगी थी और ख़ुद से लाताल्लुक़ सी हो गई थी। रिश्ते आते थे मगर मैं उनमें दिलचस्पी ना लेती थी। अन्ना कुछ बताने की कोशिश करती तो चढ़कर कह देती कि जहाँ मर्जी बया दें, मुझसे क्यों पूछती। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया, सुना कि बड़े अमीर लोग हैं, लड़का भी तालीम याफ्ता है। अम्मा ने हाँ कर दी। उन्होंने जल्द शादी की तारीख मांग ली। अब्बा ने बहुत रोका कि गैर लोग हैं, जल्द शादी गलत होती है, मगर वालिदा मजबूर थी क्योंकि ये लोग जहेज नहीं ले रहे थे। सिर्फ लड़की को बहू के तौर पर रुखसत करके घर ले जाना चाह रहे थे और अभी तो आपा भी बैठी थी। उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। अम्मी ने सोचा एक बेटी का फर्ज अदा हो रहा है और अच्छे खुशहाल घराना है, अमीर लोग हैं, उनके तवस्सुत से बड़ी लड़की का रिश्ता भी किसी अच्छे घर में हो जाएगा। एक दिन मैंने आपा से पूछा भी था कि आपने लड़का देखा, कैसा है? वो बोले, बहुत अच्छा, दराज कद और खूबसूरत शक्ल सूरत का है, कहो तो तस्वीर मंगवा दूं, मगर मैंने मना कर दिया कि जब नसीब में यही है तो अब तस्वीर का क्या देखना, पहली मंगनी तो रास ना आए। अब जिससे भी शादी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। जब अम्मा अब्बा बहनों सभी ने देख लिया तो मैंने क्या देखना। लड़के ने भी तो मुझको देखने की बात ना की थी, अपने घर वालों की पसंद पर भरोसा कर लिया था। जब चची ने मंगनी बरकरार ना रखी तो मेरे वालिदैन ने कही तो मेरी शादी करनी थी। शादी के दिन में बेहिस बैठी थी, दिल कहीं था, दिमाग कहीं। जब वो कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं चौंक पड़ी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। ये तो वही आवारा था। इसने आते ही कहा,
मोहतरमा, तुम्हारी चप्पल खाने के बाद कसम खाई थी इस एहसान का बदला ज़रूर दूंगा जो चप्पल की मार से मुझ पर कर्ज हो गया था। इस कर्ज को उतारने के लिए तुम्हारी खोज लगाई और रिश्ता भेजा। यह खुशकिस्मती के रिश्ता कबूल हुआ और मुझको आज आपका वो एहसान उतारने का मौका मिल गया है। सुहाग रात तो खैर मैं तुम्हारी ख़राब न करूँगा, अलबत्ता अगले दिन सोचूंगा कि जो औरत भरे बाजार में मुझे चप्पल मार सकती है इसके साथ आगे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या नहीं। ये था मेरा जुर्म। बिनिश ने दोपट्टे के प्लो से अपने इंसोहे को जज्ब किया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने इसे गले लगाया और बोली, काश बिनिश मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। भाई शम्स भी तुम्हारी तलाक का सुनकर बहुत अफसरदा है। वो किसी दिन अब्बा जान के साथ ताया अबू और ताई जी के पास आएंगे। घर जाकर मैंने वालिदैन को तमाम सूरत हाल बताए। वालिदा तो खामोश रही, लेकिन अब्बा जान की आंखों में नमी तीर गई। बिनिश कोई गैर न थी, उनके सगे भाई की बेटी थी जिसको वो अपनी औलाद की तरह चाहते थे। उनको बहुत दुख था। अगर उम्मी अपनी चालबाजी से इस रिश्ते को ख़त्म न करती तो आज हमें बिनिश की तलाक का सदमा ना सहना पड़ता। इस वाक़े के बाद मैंने नोट किया कि भाईजान बुझे और गुमसुम रहने लगे हैं। मन्नी टूटने और बिनिश से शादी न होने का दुख तो उन्होंने किसी तौर झेल लिया था, लेकिन अब तलाक का अफसोस उनको अंदर अंदर खाए जा रहा था। सच है, जो साथी प्यारा हो ख़ास इंसान हासिल कर सके या नहीं, लेकिन दिल में सच्चा प्यार हो तो अपने महबूब की जुदाई से ज़्यादा इस बात से इज़्तिराब रहता है कि मेरा महबूब उजड़ गया है, फिर इसे अपनी खुशी भी खुशी नहीं लगती। भाई को भाभी के रूठ जाने का दुख था। हम भी चाहते थे कि जब शम्स भैया की शादी हो चुकी है और घर आबाद हो गया है तो आबाद ही रहना चाहे। अब इस घर को उजड़ना चाहिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हमारी भाभी हमारे साथ घुल मिल कर नहीं रहती और हमें अहमियत नहीं देती तो ना सही, ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें, यही हमारे लिए बहुत है। अम्मी और अब्बा जान ने काफ़ी कोशिश की। कई बार बहू को मनाने भी गए। उनके वालिदैन ने कहा, हम तो आपसे नाराज़ नहीं और ना आपसे कोई गल्ला है, हमारी बेटी को राज़ी कर लें, इनको कुछ गिले शिकवे हैं। अम्मी ने कहा, आपकी बेटी ने घर का मुतालबा कर दिया था। हमने कहा कि हम किराए के घर में चले जाते हैं। हमारी बहू अलहदा रहना चाहती है, बेशक रहे। तब भी बाबी ने एतराज़ किया, आप लोगों का घर मेरे रहने के लायक नहीं। मैं एक आलीशान बंगले से आई हूँ, तंग घर और इतने सारे लोगों में नहीं रह सकती। मेरे बेटे ने यह फरमाइश भी पूरी कर दी। अब भी आपकी साहबजादी खुश नहीं है तो बताइए क्या करे। भाभी बोली, मुझे आपके बेटे से शिकायत है कि वो मुझे वो सहूलियात फराहम ना नहीं करते जिनकी मैं आदी हूँ। बीवी को हर तरह का आराम पहुँचाना तो शौहर का फ़र्ज़ है। बेटी नताशा, जितनी इसकी तनख्वाह है वो इसी कदर आपको आराम पहुँचा सकता है। बंगले में रहने का किराया भी वो किस तरह अदा करता है, तभी दूसरी फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती। मेरी कोई बहुत बड़ी फरमाइशें नहीं हैं आंटी। मैं हर माह ज़ुअर के सेट खरीदने की तो उनसे फरमाइश नहीं करती। हर माह चंद अच्छे नए ब्रांड के जूते, जोड़े पर्स वगैरह तो हर बीवी ही लेती है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, अगर उनकी तरह बन ठन कर न जाऊंगी तो मेरी इज्जत खाक रह जाएगी। अगर शम्स मेरी ये सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते थे तो क्यों की थी अपने से बड़े घराने में शादी। अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहिए थी। इसकी मुजरिम में हूँ बेटी। मैंने इसके लिए दुल्हन ढूंढी और अब लोगों से रिश्ता नाता जोड़ा।
आप अच्छे अखलाक वाले तालीम याफ्ता लोग थे। खबर ना थी कि आप हमको हकीर समझेंगे। तब तो आपके वालिदैन ने मेरे बेटे का रिश्ता पसंद कर लिया और हाँ कह दी थी कि वो ऑफिसर है, इंजीनियर है, इसका मुस्तकबिल रोशन है। अब क्यों हम आपके मेयार के नहीं रहे हैं? इंसान मेहनत करता है तो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके मुस्तकबिल बना लेता है। इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है। ये रफ्ता रफ्ता वाला मामला अब रहने दे। जब अच्छा खाने पीने सजने संवरने सैर व तफरीह से लुत्फ अंदोज होने की उम्र हो तो इंसान के पहले कुछ ना हो, और जब तक मुस्तकबिल शानदार होगा तब तक ख्वाहिश ख़त्म हो जाएंगी या ज़ुआ मर जाएंगी। हम उधेड़ उम्र हो जाएंगे तो ज़िंदगी का क्या लुत्फ बाकी रह जाता है। मुझे नहीं चाहिए ये कछुए की चाल जैसा शानदार मुस्तकबिल, मुझे बस तलाक चाहिए। नताशा भाभी के इस मुतालबे पर सभी अंगुश्त बादिंदा रह गए। अम्मी की लालच का जवाब बहू की तरफ से भी लालच से मिला। गोया जैसा बोया वैसा काटा। नताशा को इसके माँ बाप ने भी समझाया, क्योंकि शम्स भाई को वो अच्छा जानते थे और हम ऐसे भी गए गुजरे लोग ना थे। खुशहाल थे, मकान अपना था, कुछ ज़री ज़मीन थी। मेरे भाई तालीम याफ्ता और बरसर रोज़गार थे। ऑफिसर थे, मगर छोटे ऑफिसर थे, क्योंकि अभी उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा ही की थी। बहरहाल जब बात ना बनी तो मेरे वालिदैन अपना सामुन लेकर आ गए। उन्होंने शम्स को बता दिया कि बहू के वालिदैन तो ठीक सोच रखते हैं, मगर नताशा की सोच नए ज़माने की है। वो कोई बात सुनना और समझना नहीं चाहती, अपनी ख्वाहिशात पल भर में पूरा कर लेना चाहती है। वो चाहती है कि तुम ये मकान और ज़री अराज़ी को फ़रोख्त करके इसके लिए शानदार गाड़ी और नया घर ख़रीद कर उसके नाम कर दो, तभी सुलह हो सकती है। अगर तुमको ये मंजूर है तो ठीक है, हम सड़क पर आ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तुम बीवी के ख्वाब पूरे करके अपना घर आबाद कर लो। नहीं अबू, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। माँ बाप को किराए के घर में रखूं और उनके बुढ़ापे का ठिकाना उनके सर की छत से उनको महरूम कर दूं। ये घर मैंने तो नहीं बनाया, अपनी अपनी मेहनत से बनाया था। क्या इसलिए कि आप बहू की खुशनुदी की खातिर बुढ़ापे में सड़क पर आ जाएं? ऐसा नहीं होगा। मुझे नताशा की ये शर्तें मंजूर नहीं हैं। अगर मैं आज इसके ये ख्वाब पूरे कर दूंगा तो कल वो और ख्वाहिशें पूरी करने का तकाजा करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों की ख्वाहिशों का कोई किनारा नहीं होता। इन लोगों के साथ उम्र भर रहना और उनको खुश करना आसान नहीं होता। अब तो हमारी अम्मा भी सत्ते में थी कि अनजाने में कैसा गलत फैसला कर बैठी थी। बस इस तरह ना चाहते हुए भी भाईजान ने नताशा को तलाक दे दी। वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला जोड़े आसमान पर बनाता है, वो बात सही है। अल्लाह ताला की तरफ से भाई और बीनिश का जोड़ा बना होगा, मगर इंसान की अपनी नादानियाँ, जहेज के लालच ने मेरी अम्मा से गलत फैसला करवा दिया। लड़की वालों ने सोचा कि लड़का इंजीनियर है और ऑफिसर है, ये ना सोचा कि हमारी लड़की किसी और तरह के तर्ज जिंदगी की आदी है, इन लोगों के तर्ज जिंदगी में ना मिल सकेगी। माँ बाप को यह भी सोचना चाहिए कि लड़की जिस घर जाए इस घर का माहौल उनके जैसा हो और हैसियत में बराबरी लाजिम है, ताकि ऊंच पेच बरतरी कमतरी का तस्वुर उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में हायल ना हो। जो होना था सो हो कर रहा। इसके बाद वालिद साहब ता अबू के घर गए, बड़े भाई से मुआफ़ी मांगी और एक बार फिर हमारी अम्मा ने ताई के आगे झोली फैलाकर बीनिश का रिश्ता शम्स भाई के लिए मांगा। अम्मा को सबक तो मिल गया था, लिहाजा अब बेटे की खुशी को मद्देनज़र रखकर उन्होंने भी मिन्नत और समाजत से काम लिया। सभी जानते थे कि बीनिश से अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती। हमारी भाभी बनना बीनिश के मुकद्दर में था,
لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئی، لیکن مطلقہ ہونے کے بعد ہم سب پھر بھی خوش تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھی اور ہمارے گھر کو ہیرے جیسی اچھی بہو بھی مل گئی تھی۔ بینش میں ایسی خوبیاں ہیں کہ خدا ایسی بھابھی ہر کسی کو دے۔